अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे फैसल शकील साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, ताहिर नईम मलिक साहब और सना मिर्ज़ा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले एसएसपी मलीर राव अनवार के साथ, जो कभी जरदारी का बहादुर बच्चा हुआ करते थे, जिन पर 444 मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ामात भी लगे और वो एनकाउंटर के नाम पर सियासी फ़ायदे के लिए कत्लो गारत में अक्सर मसरूफ़ ही रहा करते थे। आज उसी राव अनवार की एक स्टेटमेंट जो कि हमारे सामने आई है, वायरल है ये स्टेटमेंट, और जो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक मुकम्मल चार्ज शीट भी साबित हो सकती है। साबिक एसएसपी राव अनवार ने दावा किया है कि कराची में बदअमनी और टारगेट किलिंग का ताल्लुक बड़े बड़े सियासतदानों से है। सिंध हुकूमत ने पिछले 5 साल में 7 खरब की मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट्स हैं राव अनवार की। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर राव अनवार ये भी कह गए कि हर जगह उनकी जायदादें मौजूद हैं, ये पैसा सिंध हुकूमत लेकर गई और उनके सारे लोग लेकर गए। दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में राज कर रही है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इलेक्शन के करीब इन हालात में ऐसी स्टेटमेंट्स राव अनवार की जानिब से, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या पीपल्स पार्टी के लिए कोई खतरे की घंटी बजाई जा रही है या फिर किसी और बात का पेश खैमा है ये स्टेटमेंट्स? सबसे पहले फैसल शकील साहब, आप ही के सामने सवाल रखती हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। राव अनवार, बहादुर बच्चा आसिफ अली जरदारी का, और अब जरदारी साहब के खिलाफ ही स्टेटमेंट्स। आपका कहना दुरुस्त है, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। तो राव अनवार साहब जो है वो पहले पीपल्स पार्टी के ही जो है सबसे ज़्यादा सरकर्दा थे, और इन्हें जो मुलाजमत मिली, मैं इनका थोड़ा पस मंज़र बता दूं कि ये हेड कांस्टेबल की औलाद हैं और किमाड़ी पुलिस लाइन में 2 कमरे के क्वार्टर्स में रहते थे। और ये क्लर्क जो है 1980 में भर्ती हुए थे और उसके बाद 1982 में ये एएसआई जो है वो ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद एएसआई बने और 88 में जो है वो सब इंस्पेक्टर बने और पहले एसएचओ लगे। इनकी शोहरत क्या है? इनकी राव अनवार की शोहरत जो है वो मारवाए अदालत कत्ल जो जाली इनकाउंटर हैं वो थे 92 के ऑपरेशन में। इसमें फ़हीम कमांडो समेत एमक्यूएम के दर्जनों कारकुनान जो है वो मारे गए, जिसके इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में भी चले और इन पर कुछ इल्ज़ामात साबित हुए। और इसके बाद इनकी तरक्की का सफ़र शुरू हुआ और ये जो है वो एक एएसआई से एसएसपी के ओहदे तक पहुँचे। और इसमें पीपल्स पार्टी का इन्होंने जो है वो साथ रहा, पीपल्स पार्टी के ये इंतहाई करीब रहे। इसके अलावा एमक्यूएम के मुखालिफ रहे। इन्होंने अंडरवर्ल्ड के लिए काम किया पीपल्स पार्टी के लिए। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, इतने बाअसर और इतने ताकतवर थे कि इनका आईजी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक दफ़ा तो वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने खुद जो है वो इन्हें फ़ोन किया और ये कहा कि जो है इनकी तब्दील ना किया जाए आईजी सिंध को। तो ये वाकया भी रिपोर्ट है। तो इंतहाई ताकतवर जो है वो ये पुलिस अफसर थे। अब बात ये आती है कि इस टाइमिंग में इस वक्त ये इन्होंने कहा क्यों, ये क्यों जो है वो सामने लाए। ये 5 साल की बात कर रहे हैं कि 5 साल में जो है वो पीपल्स पार्टी ने 700 अरब रुपए जो है वो पहुंचाए हैं, करप्शन की है। तो मैं ये कहूँगा कि 5 साल की बात क्यों कर रहे हैं, ये 15 साल की क्यों बात नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि इनको रिटायर्ड हुए 5 साल हुए हैं और ये अपने जो ये इनके पास जो पैसा आया है, जो ये एक कम से इंतहाई जो सब इंस्पेक्टर और उसकी तनख्वाह होती है, ये अरबपति कैसे हुए? पूरे मुल्क में इनकी प्रॉपर्टीज हैं। सही। बिल्कुल, पूरे मुल्क में इनकी प्रॉपर्टी है। ना सिर्फ मुल्क में बल्कि लंदन और दुबई में भी इनके मॉल्स और इनका काम है। इनके राव अनवार कराची में इंतहाई मशहूर थे इसलिए कि लैंड ग्रैबर ये पूरा सिस्टम चलाते थे। जो इन्होंने बातें कही हैं कुछ सच भी की हैं और कहा सच्चाई की है, लेकिन पूरा सच इन्होंने
नहीं बताया। और इसका मकसद ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचाना था, और इलेक्शन जो कि करीब है, इस सिलसिले में इनको जो है वो इस्तेमाल किया गया, इनको जो है वो इस तरह से इंटरव्यू किया गया, और इस इंटरव्यू में इनसे मुताल्लिक नहीं सवालात किए गए जो कि करने चाहिए थे एंकर की जानिब से। वही एक जो स्क्रिप्ट होता है, मैं समझता हूँ जो स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाता है, उसी से मुताल्लिक जो है वो सवालात किए गए और उन्होंने वो जवाबात दिए। तो ये एक जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैं ये समझता हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन है। बताया गया है कि उनसे जो है वो लोग जो राज़ी नहीं है, जिनको वो राज़ी करना चाहते हैं, और मज़ीद उनके खिलाफ और भी चीज़ें सामने लाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक। नौशाद साहब, नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल, वो केस अभी तक उसकी गुत्थियां ही नहीं सुलझ सकी थी कि अब ये राव अनवार साहब की स्टेटमेंट्स, और आप देख रहे हैं फैसल शकील साहब ने किस तरह से बताया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इनकी तो दुबई में, इनकी तो लंदन में प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे में राव अनवार साहब क्या कर रहे हैं पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के खिलाफ? इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको लगता है कि देना बनता है उनका? देखिए, राव अनवार साहब जो हैं वो बहुत मशहूर जमाना पुलिस ऑफिसर हैं। उनकी वजह शोहरत भी फैसल साहब ने बता दी है। हाँ जी। और उनके जो मामला चल रहे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, उनकी जायदादें हैं या वो जो कुछ करते रहे, ये सारा कुछ तो आपको फैसल साहब ने बता दी है। अब मामला ये है कि जिस तरफ आखिर में फैसल साहब ने बात की है, दरअसल बात वही है कि इसका मकसद, उसको लॉन्च करने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी, आप देख रहे थे ना, बिलावल साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े उछल कर सामने आ रहे थे, ये कह लीजिए। जी, बड़ा उछल कर सामने आ रहे थे बिलावल साहब, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे। हाँ जी, तो वो जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स थी वो उन्होंने बताया है, जिन्होंने बताना होता है कि जनाब थोड़ा एहतियात कीजिए, आप बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं आके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आपने जो कुछ पहले जो कुछ आपके पास रहा है उस दौरान आप जो कुछ करते रहे वो भी अवाम के सामने रख दिया जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो गर्म खून जोश मार रहा था, उसको जोश को ठंडा करने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा जो फैसल साहब ने भी जिस तरफ इशारा किया है कि अभी ये ट्रेलर जारी हुआ है, अभी फिल्म तो बाकी है मेरे दोस्त, तो वो वाला मामला है। हो सकता है कि अगर बिलावल साहब जो है वो ना समझे पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान की सियासी मजबूरियों को और यहाँ के हालात को और यहाँ के नौशाद साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि राव अनवार किसकी ईमा पर, नौशाद साहब मुझे सिर्फ, ताहिर नईम साहब मैं आप ही के पास सवाल लेकर, सिर्फ ये बता दीजिएगा, ये ASI से SSP का ओहदा मिलने तक राव अनवार साहब की क्या खिदमात रही हैं पीपल्स पार्टी के लिए, या यूं कह लीजिए कि आसिफ अली जरदारी को ये कहना पड़ा बहादुर बच्चा है? आखिर किस पोजीशन के तहत, किस हैसियत से राव अनवार को बहादुर बच्चा कहते थे और आज राव अनवार साहब ही दगा दे गए? कौन है पीछे इनकी ईमा, किसकी ईमा पर काम कर रहे हैं राव अनवार साहब? उससे किया है, उसकी मुझे पूरी तवक्को थी कि आवाज नहीं आएगी। वो सवाल माशरे में गूंज रहा है, लेकिन आवाज पता नहीं क्यों सुनाई नहीं दे रही। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आखिर में आपने नौशाद साहब से सवाल किया। चले उसका जवाब आप ही दे दीजिए। नहीं, वो सवाल माशरे में गूंज रहा है, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही। हम तो रिमोट सामीन जो है वो हमने नहीं काटी, हम गारंटी से कह रहे हैं नौशाद साहब की आवाज हमने नहीं दबाई। हम मौका फिर देंगे, नौशाद साहब से सवाल का जवाब लेंगे, देखिए उनकी फिर आवाज नहीं आ रही, कोई है प्रॉब्लम, हम उसको फिक्स कर लेते हैं। जी ताहिर साहब, आप अपना पॉइंट दीजिएगा। मैं ये दूंगा, उन्होंने नौशाद साहब ने बड़ा अच्छा तजिया किया कि ट्रेलर और फिल्म, तो मुल्क ट्रेलर और फिल्मों से आगे नहीं जा रहा। और राव अनवार साहब के जो इंकशाफात हैं, उसके बाद उन पर अनवारो इकराम की बारिश कर देनी चाहिए। जी। बात ये है कि वो किसके ईमा पे, जब आप सर्विस में जाते हैं तो उनकी प्रमोशन हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट ने की है, IG का एक तरीकाकार होता है, DIG से IG, और हमारे यहाँ प्रमोशनें कैसे होती हैं हम ये भी नहीं कह सकते कि मेरिट पे। तो जहाँ तक ये है कि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली जरदारी साहब की स्टेटमेंट है ना। जी। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कोई भी है, उसको टीवी स्क्रीन पे तो बुलाया जा सकता है, बिठाया जा सकता है, लेकिन अदालत के कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। ये एक फिक्रा मेरा ख्याल है। बुलाइए टीवी, दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को स्क्रीन मिलती है, लेकिन अदालत मिलता है, हाँ, और जो जायदादें मिलती है, जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं उनके अंदर सब्सटेंस होगी यकीनन। लेकिन 2018 में सिंध हाई कोर्ट में ये केस लगा
और 2018 में से उसके बाद उसका स्टेटस उसकी, आप ये सिर्फ अपने कोर्ट रिपोर्टर जो आपका है कराची में, फैसल शकील साहब यहाँ पूछ लगे बैठे हैं, उनके एक जिम्मे लगाइए और कल के प्रोग्राम में इसका जवाब दीजिए कि उसकी आखिरी जो केस की आखिरी तारीख कब लगी। बाकी जो इल्जामात इन पे लगाए गए हैं ये नए नहीं है, ये चौधरी निसार बरी भी हो जाते हैं। चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला थे जी, उससे कबल जुल्फकार मिर्जा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। कराची ऑपरेशन जिसको पीपल्स पार्टी ने कराची ऑपरेशन में रेंजर्स को पुलिस के इख्तियार दिए, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दिए। तो ये इल्जामात जो हैं वो उस वक्त बशीर मेमन और राव अनवार ने चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला के ऊपर ये लगाए। अब ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मेरा ख्याल है चाहिए कि अपने आप को खुद सजा दे दें। ना अदालत में सकत है, ना मीडिया में सकत है, ना JIT बनाने वालों में सकत है, तो उस बेचारे को चाहिए कि खुद अपने आप को सजा दे दें। 14 साल 7 साल वो जेल भी काट चुके हैं। वो लाहौर गवर्नर हाउस से इसहाक खान के दौर में गिरफ्तार हुए और उनका एहतसाब फारूक लगारी ने भी किया, जनरल मरव ने भी किया, आखिरी जनरल बाजवा और इमरान ने भी किया, नवाज शरीफ ने भी उन पे मुकदमात बनाए। तो आप बताएं जिस बंदे की इतनी 30 साल में 40 साल में कोई ऐसा हुक्मरान, कोई ऐसा बाअसर आदमी नहीं जिसने आसिफ अली जरदारी का एहतसाब किया। तो मेरी आपके चैनल के तवसत से दरख्वास्त है कि वो उन्हें अपने आप को खुद सजा दे देनी चाहिए। और ये जो ट्रायल है कि वो बिलावल दर तकरीर करेगा, अब ये फिल्में कई दफा रिजेक्ट हो चुकी। बिल्कुल, किधर गए जुल्फकार मिर्जा, किधर गए जाम सादिक, किधर के इम्तियाज अली शेख, किधर गए ब्रिगेडियर इम्तियाज, किधर गए ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल वाले। तो कोई नई फिल्म लानी चाहिए, स्टूडियो भी है, पैसा भी है अवाम का, स्क्रिप्ट नया लाना चाहिए। पुराना घिसे पिटे स्क्रिप्ट पे आप पैसे लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक ताहिर साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। सना, सिर्फ ये बता दीजिएगा, सवाल आपके सामने मैं रखती हूँ, राव अनवार जो 2018 तक बहादुर बच्चा जरदारी साहब का हुआ करता था, मावराए अदालत कत्ल के हवाले से बड़े मशहूर हैं, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इनको कहा जाता है। राव अनवार साहब की प्रॉपर्टीज अनगिनत अभी फैसल शकील साहब ने गिनवाई है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी, लंदन में, दुबई में। तब तक राव अनवार साहब ठीक थे। आज राव अनवार साहब के इन बयानात की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इलेक्शन के करीब इस तरह की स्टेटमेंट्स, ये किस चीज की तरफ इशारा है? सना, आपको आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा से आपके पास सवाल लेकर आऊंगी। फैसल साहब, सवाल, नौशाद साहब, अगर आपको मेरा सवाल समझ में आ गया, अगर मेरी ठीक से आवाज आ रही है, तो नौशाद साहब मैं आप ही से चाहूंगी कि इसका जवाब भी ले लूं कि टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने बात की है। इलेक्शन से पहले इस तरह की स्टेटमेंट्स राव अनवार साहब की जानिब से सामने आना, सवाल वही करूंगी आपसे, मुश्किल किसकी मबर कर रहे हैं राव अनवार साहब? देखिए, अभी मलिक साहब ने आपको एक बात बताई है। मलिक साहब ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो तरक्की नहीं कर सकी। यहाँ नए स्क्रिप्ट भी लिखे गए, यहाँ आज भी मौला जट स्टाइल पे फिल्में बन रही हैं और ये वही अंदाज है फिल्मों का। तो ये पिक्चर जो बाकी है ना वो सारी पिक्चर्स ऐसी ही होंगी। ये ना एक्सपेक्ट करें कि कोई सिल्वर स्टालोन की आपके पास मूवी आएगी या कोई बड़ी को फास्ट एंड फ्यूरियस के लेवल की मूवी आएगी। ये सारी मौला जट स्टाइल की स्क्रिप्ट लिखे गए थे और फिल्में थी, ये ऐसे ही चलेंगी क्योंकि हमने कसम खाई हुई है कि हमने कुछ सीखना नहीं है। लेकिन नौशाद साहब, मौला जट मूवी में भी आपको पता है कि इंसाफ तो किसको मिलता है? हीरो को, जो हक और सच के साथ खड़ा होता है। हमारे तो मुल्क में उल्टी गंगा बहती है, मूवीज तो सिर्फ मेरे ख्याल से विलेंस। मैं यहाँ पर फिल्म का जिक्र चल रहा है तो मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ ये बताना आपको भूल गया कि इन्हें राव अनवार साहब को ना सिर्फ जो है वो आसिफ अली जरदारी ने अपना बच्चा करार दिया था, बल्कि जो मलकाए तरन्नुम नूर जहां थी उन्होंने भी अपना बेटा बनाया हुआ था। उनके मुंह बोला बेटे थे ये अब थोड़ा आप कंफ्यूज कर रहे हैं फैसल साहब। मलिका तरन्नुम क्या काम कराया करती थी? है और ये मैं खुद, अच्छा जी हाँ बिल्कुल, मलका तरन्नुम नूर जहाँ से जो है वो इन्होंने ताल्लुकात बनाए थे और ये इंतहाई जो है वो ज़हीन इंसान है, इसलिए कि इन्हें पता है कि कहाँ से जो है वो हमें फ़वाइद मिलेंगे, इसीलिए ये जो है वो वहाँ पर मलका तरन्नुम नूर जहाँ के मुँह बोले बेटे बने और उनके ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ इन्होंने फ़वाइद भी हासिल किए और उन्होंने ये कहा भी, ये बड़ा पॉइंट उठाया आपने फैसल साहब कि ये बड़े इंटेलिजेंट हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं, देखते हैं कब किस पार्टी को ज्वाइन करना है, किससे
इससे कब फायदा मिलेगा। तो नौशाद साहब, बड़ी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अब अभी इशारा कर दीजिए किसके कहने पर कर रहे हैं ये सब राव अनवर? नहीं, ये सबको पता है, इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि किसके कहने पर ये सारा कुछ किया जाता है। अब तो ये बात छुपी नहीं, ये तो कहीं 80-90 की दिहाई से पहले भी ये चीजें सामने आना शुरू हो कि आप नाम भी नहीं ले सकते एस्टेब्लिशमेंट का। हर पाकिस्तानी के सामने है कि जी जी, लेकिन अब तो सबको पता है। बिल्कुल, ये बातें सबको मालूम है। मामला सिर्फ ये है, देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम दायरों के सफर में हैं। हमने कसम खाई है कि हमने अपना जो अंदाज़ ज़िंदगी है ना वो बदलना है, ना हमने यहाँ पर जो अंदाज़ सियासत है वो बदलना है, ना हमने यहाँ पे जो ताकत के ईवान हैं या ताकत के जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो अपनी स्क्रिप्ट बदलते हैं, ना फिल्म बदलते हैं, ना उसका हीरो बदलते हैं, ना एक्शन बदलते हैं। बस किरदार थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं और उसके बाद फिर वही सारा कुछ सिस्टम उसी तरह से चल रहा है। नौशाद साहब, आबिद बॉक्सर याद होगा आपको? सॉरी, दोबारा आबिद बॉक्सर याद होगा आपको? ये भी कोई मामूली और छोटा नाम नहीं है, ये भी एक बड़ा अच्छा खासा नाम है। और इनकी एसोसिएशन वो भी रखा हुआ है पंजाब में। शहबाज शरीफ के लिए उन्होंने जब जरूरत पड़ती है उनको निकाल लिया जाता है और उनको निकाल के शहबाज शरीफ साहब के गले में कोई चीज ना को हार पहना दिया जाता है, जिस तरह जरदारी साहब के गले में हार पहना दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग जब हो रही थी उस वक्त सब सोए हुए थे, उस वक्त कोई एजेंसी काम नहीं कर रही थी, कोई FIA नहीं थी, मुल्क में कोई इदारा नहीं था, कुछ नहीं हो रहा था। अब एक साहब आए हैं जिनके किरदार के बारे में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, सारी दुनिया जानती है। बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि ऐसे किरदारों को ना सिर्फ बहुत सपोर्ट मिलती है बल्कि इनको तो आपको पता है अदालत उज़्मा भी इज्जत देती है, बुला कर इनके लिए राहदारियां बनाती है, इनके लिए इनको जो खास तरह का प्रोटोकॉल मिलता है। तो मामला ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है ना जिस हद तक पहुंच चुके हैं, अगर हम इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, तो मुझे अब ये डर लगना शुरू हो गया है कि ये ज्यादा देर तक ये मामला अब चलेगा नहीं। इसकी रिटेलिएशन जो होगी अगर वो शुरू हुई तो बहुत प्रॉब्लम करेगी। इसलिए बेहतर यही है कि ये जितने भी मलिक साहब ने जिनकी तरफ इशारा किया था, वही इसको दोहरा देते हैं, वही फिल्में बना देते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ चरबासाजी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा फन रहा। चरबासाजी जो है वो बड़ी कामयाब रही। हम दिहाइयों तक जो है ना सुल्तान रही और मौला जट के पीछे भागते रहे। दुनिया की छोटे बजट की फिल्म हो या बड़े बजट की फिल्म हो, बनती उसी स्टाइल की थी। तो हम इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर्स को भी, फिल्म बनाने वालों को भी, फिल्म लॉन्च करने वालों को भी ये समझना पड़ेगा कि हमें अब इन दायरों के सफर से निकलना है। हमें इस तरह बाजू मरोड़ने से, इस तरह की चीजें लॉन्च करने से, इस तरह की बातें करने से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होता। ये बात मलिक साहब की दुरुस्त है कि आप देखिए कि ये कई दिहाइयां गुजर चुकी हैं। हमने अदालत आलिया के केसों से लेकर हमने पनामा के जो है ना वो इंटरनेशनल स्कैंडल्स तक देखे, एक आने का फर्क नहीं आया, कोई चीज नहीं बदली। ना नवाज शरीफ साहब जेल में गए, ना कोई रिकवरी हुई, ना जरदारी साहब से कोई रिकवरी हुई, ना इमरान खान से कोई रिकवरी होगी, ना कुछ। इस तरह करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपकी कौम जो है वो डिवाइड हो गई, पोलराइजेशन बढ़ गई। यहाँ आम आदमी जो है वो दूसरे आदमी का गिरबान पकड़ता है। यहाँ पे लोग जो है वो इस तरह के फायदे लेने वाले जो है वो इस तरह के माहौल का फायदा उठाते हैं और ये राव अनवर जैसे लोग वो जमीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं। ये इस सारे मामले का कोई फायदा नहीं होगा। इसको जितनी दफा दोहराएंगे आप अंजाम की तरफ ही जाएंगे। अगर आज भी ना समझ आई तो फिर आइंदा शायद कभी समझने का मौका भी ना मिल सके, संभलने का भी मौका ना मिले। सो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये जो फिल्म साजी है इसको बंद कर दिया जाए, इस ड्रामा साजी को बंद कर दिया जाए। इसका सियासत में और मुल्क के जो मुस्तकबिल के साथ या कौम के फैसला या हमारी मुस्तकबिल के फैसलों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हमें नेचुरल कोर्स अपनाना चाहिए, हमें चीजों को आजाद करना चाहिए और अपने नेचुरल कोर्स में जो आगे बढ़ती हैं, जो वोटर फैसला करते हैं, जो अवाम फैसला करती है, सब कुछ पता है अवाम को, अवाम देख रहे हैं, अवाम देखते भी हैं। आप कोशिश करते हैं ज़ेनसाजी की, उसका उल्टा नुकसान होता है। हमने 3.5 साल का हाइब्रिड निजाम भी देख लिया है। अब हम अगर फर्ज करें, ये कोशिश करें कि जी नवाज शरीफ को 2/3 नहीं देनी, उसको सिर्फ अक्सरियत नहीं देनी, ये जरदारी साहब को सिंध नहीं देना, हमने बलूचिस्तान जो है वो मखसूस पार्टी को देना है, इस तरह की जो बातें हैं इसका अंजाम फिर वही होगा जहां हम 2013 से देखते आए। हमने धरने देखे, हमने मुल्क की जो मईशत है वो डिफॉल्ट तक का निजाम देख लिया।
डिफॉल्ट सुन लिया, मैंने तो कभी ये नाम नहीं सुना था कि पाकिस्तान के लिए ये बात कही जाएगी। बिल्कुल ना कभी बिल्कुल। सोचा था कि डिफॉल्ट तक की बातें हो जाएंगी। और अब तो हम अगर हर हमने ये भी गुजरते देख दिन लिया के तो मैं साथ समझता हूँ कि इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ रुक जाना बेशक चाहिए, बेशक अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने आप को ठीक किए बगैर इन फिल्मों से, इन ड्रामों से और इस जहन साजी से और इन फैसलों से ठीक है, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक। अवाम को नौशाद फैसला साहब, करने दें, सना के अवाम का सामने हक मुझे है फैसला सवाल करना। रखने दीजिए। सना, राव अनवार 5 साल की करप्शन क्लेम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर बहुत सी बातें कुछ ऐसी हैं जो कह भी गए और कुछ नहीं कहना चाह रहे थे, वो भी सामने रख के चले गए हैं कि जी 7 खरब की मनी लॉन्ड्रिंग है। अब सिर्फ ये मुझे बता दीजिए कि राव अनवार की करप्शन क्या उस टाइम मैटर नहीं करती थी, या पीपल्स पार्टी की करप्शन उस टाइम इंपॉर्टेंट नहीं थी? अब टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है और इन टाइमिंग्स में पीपल्स पार्टी के ये गुनाह एक के बाद एक खोल कर जो सामने रख रहे हैं राव अनवार साहब, और आपको पता है कितनी कुर्बत रही है उनकी जरदारी साहब के साथ, तो कितनी वेटेज और कितनी इंपॉर्टेंस समझती हैं राव अनवार की स्टेटमेंट्स की आप? ईद की नमाज साथ बहुत पढ़ते शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सना। एक तो इतने खूबसूरत लोगों को आज मैं देखने से महरूम रही हूँ, जिसमें आप और नौशाद साहब सरे फहरिस्त है लेकिन ये कि चलिए थैंक यू। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दुनिया आज जो है माशाल्लाह वो आप रही है। आज जो है वो आवाज पर समातों पर ही हम हमने भी उसी इत्तेफाक जमाने करना से है। बिलोंग करते हैं। अरे सर बहुत नवाजिश आपकी। लेकिन अब सना जो लतीफे मुझे सुना रही है इसके ऊपर अब ये मजबूर कर रही है कि मैं ऐसी कोई बात कर दूं। कौन से राव अनवार साहब, मतलब चले हुए कारतूस के बारे में यकीनन अब पीपल्स पार्टी की राय भी बदल चुकी है और राव अनवार साहब की राय भी अब बदल चुकी है। ये राव अनवार साहब उस वक्त करप्शन की बातें क्यों नहीं करते थे जब इनको सब इंस्पेक्टर से और हवलदार से ऊपर लेके आया गया और इनको जिस तरह जम करवा के प्रमोशन करवाई गई। फैसल भाई यही बैठे हुए, उनसे ज्यादा बेहतर इस बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता। वो खुद कराची में रिपोर्टिंग करते रहे, जमानों गुजर गए। तो राव अनवार साहब को भी अब पता है कि अब उनकी सपोर्ट में पीपल्स पार्टी नहीं है। जब से ये सारा सिस्टम जो पाकिस्तान में और खासतौर पर कराची में होता था और पीपल्स पार्टी जिस तरीके से अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करती थी, राव अनवार साहब तो उसके रूए रवा थे। वो तो अगर किताबें लिखना शुरू करें पीपल्स पार्टी के उन कामों पे जो उनसे करवाए गए, तो मेरा ख्याल है कि कितने सफ़े काले हो जाएंगे। उन्होंने वो तमाम चीजें जिसके राज उनके पास मौजूद है, मैं समझती हूँ उसमें से सिर्फ 5% बात की है। उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी को ये मैसेज दिया है कि अगर आपने, मतलब ऑब्वियसली मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो वो अगर रिटायर हो चुके हैं, वो अगर अपनी पावर से निकल चुके हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके दिल में जो राज मौजूद है वो राज कभी खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने सिर्फ एक सिक्का फेंका है, मेरी नजर में एक कार्ड फेंका है, ये बताने के लिए कि मैं ये सब कुछ बोल सकता हूँ। ये जो खरबों की बातें वो कर रहे हैं, देखिए मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगते रहे। किसी न किसी हद तक कुछ चीजों में सदाकत होती है तो बात की जाती है, अदरवाइज उन चीजों की बात नहीं होती। पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगते रहे 2008 से 2013 तक, इनमें बहुत आवाजें और वजन रहा, लेकिन इनके ऊपर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और उस जमाने में राव अनवार साहब बड़े प्राइम सेलिब्रिटी की तरह कराची की सड़कों पर घूमते थे और एक तरीके से पूरे कराची में जहां उनका दिल चाहता था दंदनाते फिरते थे। उनके साथ कुछ और भी उनकी टीम के लोग जरूर होंगे, लेकिन उनकी एक पूरी, उनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि किस तरीके से उनको एक महदूद ओहदे पर रहते हुए भी लामहदूद इख्तियारात दिए गए और कराची में उनका तूती बोलता था। तो आई थिंक पीपल्स पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा कि वो राव अनवार साहब को बिल्कुल इसी तरह उखाड़ के अपने पास से अपने उस पूरे एसेंस को फेंक नहीं सकती है उन तमाम चीजों में जिसके लिए इस्तेमाल राव अनवार साहब को किया गया। तो आई थिंक दोनों तरफ से खामोशी, इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता कि राव अनवार साहब भी खामोश रहें और पीपल्स पार्टी भी खामोश रहे। ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि राव अनवार साहब इस वक्त किसकी इमा पर ये बात कर रहे हैं। क्या जो बशीर मेमन साहब की एंट्री हुई है और उसके बाद जो चीजें डेवलप हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के वो लोग या जो पीपल्स पार्टी से एफिलिएशन रखते थे, जब उन लोगों को बिलावल साहब के एक्टिव होने के बाद साइड लाइन किया जा रहा है, जो एक करप्ट प्रैक्टिस पीपल्स पार्टी की रही है, जो जरदारी साहब का प्राइम दौर था, बिलावल साहब की डायनामिक्स थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तो उन्होंने कम से कम इस बैगेज से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है जिसमें राव अनवार साहब या इस किस्म की शख्सियात आती हैं। तो आई थिंक ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इन शख्सियात से आप ऐसे यकदम जान नहीं छुड़ा सकते, आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों से फेज आउट करना पड़ेगा, वरना ये बैगेज आपको कहीं ना कहीं ले डूबेगा। जो बातें वो कर रहे हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर मैं रस्मी बातें करूं तो बिल्कुल होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन आज तक पीपल्स पार्टी की कौन सी करप्शन की ऐसी हिस्ट्री है या केस है जिसका कोई मंतकी अंजाम हुआ हो। अरबों रुपए की, खरबों रुपए की आप बात करें, निकलता 1 रुपया नहीं है। लेकिन सबको पता है कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से रन करती है, सबको पता है कि कराची का
जितना बजट है वो सिंध में कैसे इस्तेमाल होता है, सबको पता है कि बजटिंग में कितनी लेन देन और क्या कुछ होता है। सरकारी ओहदों पे कराची में आप कहीं भी चले जाएं, कौन से लोग बैठे होते हैं, कितने पैसों में आपको CSP ऑफिसर की नौकरी मिलती है, कौन सा मिनिस्टर वो नौकरी आपको दिलवाता है और कितना कमीशन देता है। मतलब ये बात वहाँ बच्चे बच्चे को पता है। तो कुछ चीजें ढकी छुपी नहीं है सिंध की पॉलिटिक्स में और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी के बारे में अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा जिक पहुंची है और उसको पीपल्स पार्टी को कंसल्ट करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। अदरवाइज फिर राव अनवर साहब एक ऐसा मुसीबत बनके, एक ऐसा बैगेज बनके उनके गले में आएंगे कि वो फिर शायद उनसे जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि केसेस से तो वो देर सवेर निकल जाएंगे, लेकिन जो बातें उनके पास मौजूद है उन बातों से पीछे छुड़ाना पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और बिलावल साहब भी जो जलसे में खड़े होकर बड़े ललकार से कह रहे थे कि जी मेरे ऊपर तो करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं है, फिर उनको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। उनको भी सोचना पड़ेगा कि राव अनवर की स्टेटमेंट के बाद होगा तो होगा क्या। खैर मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस के बाद नवाज शरीफ साहब अपने बयानिए क्यों बदल रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात नवाज शरीफ के हवाले से, उनके बयानिए के हवाले से जो एक के बाद एक बदलते ही जा रहे हैं। मुझे क्यों निकाला, एक बार फिर से इसकी बाज़गश्त है। और इससे कबल हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी आंखें दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनके भाई ने कहीं ना कहीं मुफाहमत करके, बीच बचा करके मामलात को ठीक किया। अब इंतखाबात में चूँकि 2 माह रह चुके हैं, इससे भी कम का वक्त है और इलेक्शन कमीशन रवां हफ्ते ही इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर देगा, मगर जो सियासी जमातों की कशमकश है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कल के जो इत्तेहादी थे वो एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। बात नून लीग की सियासी जोड़ तोड़ की कर लें तो सीट एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन में कामयाबी का जरिया समझ रही हैं ये सियासी जमातें भी, नून लीग भी, और सिर्फ पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम ही सियासी जमातों की मजबूरी इस वक्त इलेक्टेबल्स को साथ में लाना है और सीट एडजस्टमेंट करना है। और नवाज शरीफ भी इससे गुरेज नहीं कर रहे। नून लीग IPP और काफ लीग के साथ पहले ही मामला तय कर चुकी है, MQM को भी साथ मिला चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने ही अपने बयानिए में तब्दीली करते हुए एक बार फिर एहतसाब की बात भी शुरू कर दी है। तो मैं सबसे पहले नौशाद साहब आप ही से पूछ लेती हूँ, नवाज शरीफ इस बार भारी मज़ाहमती बयानिए का बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब बतौर लीडर अपनी ना एक राय रखते हैं। अच्छा। और जो हमें जिस तरह की इत्तलात नहीं है, जो कुछ हमारे सामने आ रहा है उसके अंदर हमें ये नजर आ रहा है उन पर दबाव भी मौजूद है। उनकी अपनी जमात में बहुत चीजों के ऊपर बातचीत शुरू हुई है, जिसमें इलेक्टेबल्स और सीट एडजस्टमेंट और उनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उनको सीटें देना, और वो उसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट शुरू हो चुका है। अच्छा। बहुत सी सीनियर लीडरशिप जो है वो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट में बहुत सारे मसाइल आएंगे। अब इन मसाइल के साथ इलेक्शन में जाते हुए अगर कोई प्रेशर हो आपको इलेक्टेबल्स शामिल करने का और इलेक्टेबल्स को सीटें देने का, तो फिर उनके लिए खासी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से ये सारा जो मामला है ये अब थोड़ा संजीदगी इख्तियार कर रहा है, यानी इसके अंदर थोड़ी सख्ती नजर आ रही है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये नहीं समझते कि मैं तो जाती तौर पर तो मैं ये समझता हूं कि वो कभी भी अपने बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है कि वक्ती तौर पर वो शहबाज शरीफ साहब की बात मान लें या दूसरे अहबाब की बात माने, लेकिन जो चीजें उनके दिल में मौजूद हैं बतौर लीडर, वो कहने से ना बाज आएंगे। एक दफा रोका जाएंगे तो लेकिन नौशाद साहब वो बात क्यों मान लेते हैं? कभी अपनी बेटी की बात माननी पड़ती है उनको, कभी अपने भाई की बात माननी पड़ती है, या यूं कह लीजिए कि पार्टी में से कोई एक अचानक से उठकर खड़ा होकर आ जाता है कि नवाज शरीफ साहब अब ये बात करने की जरूरत है क्योंकि आवाम ये सुनना चाह रही है, तो वो बात करने लग जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को खुद सोचना चाहिए ना, उन्हें क्या बात करनी चाहिए। लीडर तो फिर ऐसे नहीं बनते ना। नहीं, ये इतनी आसान बात नहीं है कि कोई उठ के आ जाता है। कोई भी, ये जो शहबाज शरीफ साहब की अगर आप बात करें कि वो मुफाहमत चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो रेजिस्टेंस नहीं चाहते, वो उनके अगेंस्ट बात नहीं करना चाहते, ये बात मुख्तलिफ है इस बात पे कि कोई भी लीडर आके उनको कहेगा, यानी उनका कोई लीडर
उनकी पार्टी का कुछ जमात का बंदा कहेगा तो मान लेंगे। लीडर्स जो होते हैं, जब जमातों के लीडर, हमारे यहाँ इस तरह की इस हद तक जमहूरियत नहीं है। अगर आप सोच रही हैं कि पार्टियों में इस हद तक जमहूरियत है कि लीडर के सामने तो लोग वो बात कहते हैं जो उसको पसंद आनी होती है। हमारे यहाँ कलमा हक कहा जाता है हुक्मरान से पूछकर। अच्छा। यहाँ पर ये रिवायत नहीं है कि आप कलमा हक कहेंगे, वो जो कहते हैं वो फिर पार्टी से बाहर होते हैं। हम बहुत सारे लोग तो ये अभी देख रहे हैं, शायद खकान अब्बासी भी देख रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी देख रहे हैं, वो एक कराची में भी है पीपल्स पार्टी वाले, उनका भी देख रहे हैं, हमने चौधरी निसार साहब भी। ये मसला नहीं है, मसला ये है कि ये जो एक नाजुक मरहला है। मैं आपको एक आज पते की बात बताऊं, क्या 10 साल प्रोजेक्ट जो है, अगरचे के वो बंद हो चुका है, लेकिन 10 साल में बचने वाले बाकी 5 साल स्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि वो अपने अंदाज से ही आगे जाने देगी। हमारे यहाँ 10 साल जो है वो स्टैब्लिशमेंट की मरहून जमातें जो हैं हुकूमत करती आई हैं। अगर वो ना हो तो डिक्टेटर होते हैं, और अगर जमहूरी अदवार हो तो वो 2 से ज्यादा नहीं होते। तो ये जो जमहूरी दौर का मामला है, ये 2028 के बाद आपको नजर आएगा। अभी ठीक है, लेकिन नौशाद साहब, पाकिस्तान में तो कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है ना, चलाना चाहते हैं बाकी। बिल्कुल ठीक है। सना, सवाल आपके सामने मैं रख देती हूँ। सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं नवाज शरीफ, और उसके साथ ही साथ एहतसाब का बयानिया भी। तो आपको पता है इससे पहले भी यही लोग थे जो इमरान खान को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। तो क्या गारंटी है कि नवाज शरीफ साहब के साथ रहेंगे ये? देखिए, मेरा ख्याल है कि सीट एडजस्टमेंट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है नून लीग के पास। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब लाया गया था तब भी सीट एडजस्टमेंट की गई थी। काफ लीग, MQM और ये तमाम वो जमातें जो कि बज़ाहिर इत्सेल्फ अपनी कोई हैसियत नहीं रखती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। और इनका यही मकसद है, इनकी जो कहना चाहिए कि जो इनकी सालमियत है या जो इनकी सस्टेनेबिलिटी है, वो यही है कि इन्होंने किस हुकूमत को चलाना है और किसको गिराना है, और उसी की लेन देन ये पूरी सियासत में करती आई है। इन्होंने डिलीवरेंस के ऊपर कभी काम नहीं किया। तो आई थिंक नून लीग के पास भी कोई चॉइस नहीं थी। आज हम देख रहे हैं कि हमने जब सवाल किया था IPP से कि आपके ऑन चौधरी साहब एयरपोर्ट के ऊपर ही नवाज शरीफ साहब से मिलने क्यों चले गए थे, उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी मैं तो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गया था। इतनी क्या आपको अर्जेंसी थी कि आप उनकी खैरियत दरियाफ्त? और फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा की भी गुफ्तगू आपको याद होगी कि हम अलग हैं, नून लीग अलग है। बिल्कुल, ये अलग अलग जो कोने हैं ना, ये आके गोल दायरे में एक दूसरे से मिल जाते हैं, और ये मेरा ख्याल है आवाम को नहीं बताया जाता। तो आई थिंक ये सीट एडजस्टमेंट, जिसके ऊपर IPP की कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होनी है, और उसमें वो फर्दन ये तय करेंगे कि आया किस चीज के ऊपर हमने नून लीग के साथ लेन करना है, किस पे देन करना है। और आप देखिएगा कि इसी महीने में हम ये भी देखेंगे कि मुस्लिम लीग काफ, जिनसे उस दिन मिजाज पुरसी की गई, और खुद मेरे अपने प्रोग्राम में वो ये कह रहे थे कि जी नहीं हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई है। मुस्लिम लीग काफ की जो रिप्रेजेंटेशन थी, उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई बात नहीं हुई है, वो तो सिर्फ हमसे खैरियत पूछने आए थे। हाँ। आप ये बताएं कि 15 साल बाद आपको उनकी खैरियत पूछनी याद आई है? यकीनन ठीक है, पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है। आप ये खुलकर कह दें कि जी हम उनसे सीटों की लेन देन के ऊपर बात करेंगे। कहने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि ये सियासत अब उस लेवल के ऊपर चली गई है कि हमें सियासत में जाने से पहले भी सोचना चाहिए, और सियासत में किसी को अपना आइडियल बनाने से पहले भी सोचना चाहिए कि क्या वो डिजर्व करता है कि वो इस कौम का लीडर बन सके। खान साहब को एज ए लीडर कहने के ऊपर मेरी भी बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन जो चॉइसेस हमारे सामने इन कंपैरिजन मौजूद हैं, उनमें कितनी लीडरशिप का फुकदान है, इसके ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए। आज वही नून लीग है, वही IPP है, उसको आप यहां से चेंज करके उधर से कान पकड़ लें, है वो वही PTI की B टीम। फिर आप देखिएगा कि KPK में परवेज खटक साहब की जमात के साथ भी वही लेन देन होगा। इन तमाम क्रियोस में हम एक छोटा सा स्टेटमेंट भूल रहे हैं अमीर मुकाम साहब का, जो ये कह रहे हैं कि जी सर्दियां बहुत हैं और 8 फरवरी को बहुत शदीद बर्फबारी होगी और उसमें इलेक्शन नहीं हो सकता। यानी आप एक तरफ अपनी टीम भी तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहां आपको लगा कि बात नहीं बननी, दाल नहीं गलनी, तो वहां पर आप ये वाला सिक्का भी फेंक देंगे कि जी इलेक्शन को थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। इस पूरी सिचुएशन में नून लीग की सिर्फ एक कोशिश होगी कि वो पार्लियामेंट में और पंजाब असेंबली में अपनी पोजीशन को कितनी मुस्तहकम करती है, और उसके लिए उसको उन तमाम लोगों को अगर साथ बिठाना पड़े जिनको देखना भी वो पसंद नहीं करते थे, तो आई थिंक इसमें कोई मुजायका नहीं है, नून लीग इस काम को कर जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। मेरी नजर में ना PTI में कोई तब्दीली आई थी और ना ही मुस्लिम लीग नून में कोई तब्दीली आई है। ये तमाम जमातें इंक्लूडिंग PTI अपनी बारियों के ऊपर आ रही हैं। इस मर्तबा मौका किसी और जमात को मिला है, इससे अगली मर्तबा मौका किसी और जमात को मिलेगा, और अवाम इसी म्यूजिकल चेयर के अंदर न सिर्फ घूमते रहेंगे बल्कि मेरा ख्याल है अब उनको इसको एंजॉय भी करना चाहिए। नहीं, वो चकरा रहे हैं फिलहाल, अवाम तो चकरा के घूम के बस गिर रहे हैं, उनको तो ये समझ नहीं आ रहा उनके साथ हो क्या रही है। ताहिर साहब, नून लीग को एहतसाब के बयानिए से कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, इस वक्त अगर वो एक बयानिया तो रखेंगे कि जाहिर है कि उनके साथ जो हुई और जिस तरह से मियां नवाज शरीफ एक सीनियर सियासतदान है, बार बार उन्हें हमारा जो सिस्टम है, सियासी निज़ाम है,
उसके जो स्ट्रक्चरल इशू हैं कि कोई भी हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती, एहतिसाब के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हुकूमतों को चलता किया जाता है। तो ये 1986 से जो की जब वजीर आजम थे तब से ये सूरत हाल है। तो इस पर मैं समझता हूँ सारी जमातों को बात करनी चाहिए कि ये जो निज़ाम है, अब आपने एक इंतखाबात होने जा रहे हैं और अवामी तौक़ात होंगी अगले हुकूमत से, लेकिन अगली हुकूमत को डिलीवर करने का अपने विजन के मुताबिक मौका होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सीनियर तरीन लोग हैं, तजर्बाकार तरीन लोग हैं, उनमें नवाज शरीफ शामिल हैं। जब वो वजीर आजम कभी दोबारा बने तो उनको किसी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं होगी। उनको पता है कि क्या मसाइल होते हैं, दौराने कैंपेन उन्हें उन मसाइल पे बात करनी चाहिए, बजाय कि वो खुशनुमा ख्वाब दिखाएं और फिर ये शूर। जहां तक इस तरीके जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मामला है, वो ये कि ये लोग इलेक्टेबल्स हैं। ये लोग 40 लोग थे जो 2002 में पैट्रियार्ड से और पीपल्स पार्टी और काफ लीग में शामिल हुए, फिर यही लोग जो हैं काफ लीग में शामिल हुए, फिर ये लोग 2008 में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, 2013 में ये इत्तेहाद नून लीग से हुआ, और फिर सूबा जनूबी महाज की कॉन्फ्रेंस हो रही थी गुज़श्ता इंतखाबात में, जिसमें खुसरो बख्तियार और बलक शेर मजारी और सारे नाम थे। और अब ये लोग इधर आ रहे हैं, तो ये लोग किसी मेन स्ट्रीम पार्टी में शामिल क्यों नहीं होते? क्योंकि शामिल इसलिए नहीं होते कि इनको इजाजत नहीं है। ये एक हुकूमत के साथ शामिल होते हैं। सियासी जमातों की नाकामी ये है कि उनकी तंजीम नहीं है और उनका वर्क नहीं है मुजफ्फरगढ़ में, डीजी खान में, राजनपुर में, और वो इलेक्टेबल्स पे रिप्लाई करते हैं कि ये हमें जहेज में मिल रहे हैं, अच्छा चलो छोड़ो, वहां जाना पड़ेगा, तंजीम मेहनत करनी पड़ेगी, तो इन्हीं से काम चलाएं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अगर ख्वाजा साद रफीक की जगह हुमायूं अख्तर को टिकट मिलेगा जी, अगर गुजरात में वो नून लीग का कारकुन जो परवेज इलाही के दौर में जी, परवेज इलाही के दौर में इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार रहा, और अगर चौधरी वो खान गुलाम सरवर खान जो तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली थे, मिनिस्टर थे, उनको चौधरी निसार के हल्के से नून लीग का एडजस्टमेंट में वो टिकट मिलेगा, और अगर चकवाल से चौधरी सालिक हुसैन को मिलेगा, तो नीचे जो आपकी तंजीम है, जो आपके कैंडिडेट हैं, जो 10 साल आपके लिए मारे खा रहे हैं, जिन्होंने मुकदमात भुगते, जिन्होंने जेलें काटी, तो आपने तो पार्टी ने तो बुनियादी नजरिए पे समझौता कर लिया। तो असली बात ये कि सियासी जो मियाँ साहब अभी ड्राइंग रूम में या बड़े होटलों में, अवाम में वो नहीं गए। आपने एक बात नोट की होगी, उनको पता है कि मैं अंदर बंद कमरे में बैठ के हुकूमत बना लूंगा, कोई इशू नहीं है, ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, क्योंकि डील हो चुकी ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, आखिर में आपको क्या मिलेगा? इस सवाल पे भी सोच ले तो बहुत बेहतर होगा। चलें, ये क्वेश्चन मार्क है फिलहाल, ये ताहिर साहब क्वेश्चन मार्क। मैं फैसल साहब से सवाल करना चाह रही हूँ कि नून लीग ये बिलावल साहब को सीरियस क्यों नहीं ले रही, और पीपल्स पार्टी फैसल साहब इस तरफ भी इशारा कर रही है कि सीट एडजस्टमेंट बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। बिल्कुल, जो नून लीग है वो नहीं बिलावल को सीरियस ले रही, क्योंकि उन्हें यकीन दहानी हो गई है। उन्हें पता चल गया है कि अब अगली हुकूमत उनकी है, इसलिए वो इस चीज़ को जो है वो सीरियस नहीं ले रहा है। बिलावल साहब अपने जलसों में कह रहे हैं कि जो है वो 3 बार क्या चौथी बार आ जाएगा तो ये क्या कर लेगा, हर तरीके से वो कह रहे हैं। उन्होंने पहले अपने आप को ऑफ़र दी कि आप नए को आजमाएं, नौजवानों को लाएं, ये ज़ईफ़ों को हटाएं सियासत से। तो बिलावल साहब तो अपने तौर पर अपने लिए काम कर रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब के साथ जो सेटबैक हुआ वो उनके वालिद की जानिब से कि उन्हें ये कह दिया गया कि ये इनकी अभी तरबियत हो रही है। तो इसीलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून उन्हें जो है वो सीरियस नहीं ले रही। जहाँ तक ये आपकी बात रही कि नवाज शरीफ साहब का बयान तब्दील, तो वो तो होता रहा है और बयानात भी तब्दील होते रहे। उन्होंने MQM के लिए कहा था कि वो कभी MQM से बात नहीं करेंगे, हर एक से बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इत्तेहादी अपना MQM को बनाया। उसके बाद आपने देखा कि 15 साल बाद गए चौधरी साहब के पास गए। तो असल मसला जो है वो इख्तिदार है, और उन्हें पता है कि उन्हें किस तरीके से ये इख्तिदार मिलेगा, उन्हें किस तरह से ये MQM और काफ लीग और दीगर जितने मलिक साहब ने नाम बताए, इन लोगों को अपने साथ शामिल
किया जाएगा तो आवाम में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आवाम में जाएंगे भी तो किस मुंह से जाएंगे, क्या है उनकी कारकर्दगी या क्या है उनके पास जो उन्होंने माजी में किया आवाम के लिए। तो उन्हें पता है कि इस तरह से आवाम में नहीं, इस तरह से सेटिंग कर ली जाए तो जो है वो उनको इख्तिदार मिल जाएगा। असल मसला उनका इख्तिदार का है, जो आप क्वेश्चन मार्क कह रही थी वो इख्तिदार का था, तो वो इख्तिदार उनको चाहिए। अब वो इख्तिदार की जंग है, कुर्सी की जंग है, लेकिन जो 16 माह पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें भी पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से दिलचस्प बात कहना जी 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 नौशाद साहब चाहे तो जी, वो अभी इस वक्त ना पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर भी सीट एडजस्टमेंट का मसला बना हुआ है। आप लोगों के लिए खबर होगी कि वहां भी मामला ज्यादा खराबी की तरफ इसलिए जा रहा है कि आईपीपी को एडजस्ट करने और चौधरी शुजात साहब को एडजस्ट करने के बाद नून लीग की अपने रहनुमाओं के लिए सीटें नहीं बच रही। और वो पीपल्स पार्टी भी जोर डाल रही है कि जनाब ये लोग हैं, इनके लिए बराए मेहरबानी को गुंजाइश बनाए। तो इस वक्त तो सारा जो इलेक्शन के जो पोजीशन बन रही है वो ये है कि तमाम जमातें सीट एडजस्टमेंट मांग रही है नून लीग से। वो मुक्का चल रही है ना सूरत हाल, अवाम को तो बेवकूफ ना बनाए। ठीक है नौशाद साहब, पॉइंट आपका भी क्लियर है, फैजल साहब आपको भी पॉइंट क्लियर है। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है, ब्रेक से वापस आने के बाद इमरान खान बुशरी की मुश्किलात में किस तरह इजाफा होने वाला है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह का केस काबिल समात करार दे दिया है और कहा है कि सबूत फराहम किए जाएं। खावर मानिका के वकील ने अदालत को बताया है कि अदालत में 2 गवाह पेश हुए। इसकी मजीद तफसीलात के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे हमारे नाजरीन। सबसे पहले ये जान लें कि इस केस के बाद एक और मसला जो कि इस टाइम न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए खड़ा किया जा रहा है। सबसे पहला सवाल मैं सना आप ही से पूछ लेती हूँ, गैर शरई निकाह का ये जो मामला है सियासी बसात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आप मानती हैं इसको? ठीक, सना को सब मैं ठीक है कनेक्ट कर रहे हैं दोबारा से। नौशाद साहब अगर आप मेरा सवाल सुन पाएँ तो प्लीज़ जवाब दीजिएगा इस हवाले से। जो ये निकाह का मामला है, इद्दत में निकाह का ये केस है और इसको काबिल समात करार दे दिया गया है, आपको क्या लगता है कि कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है ये इमरान खान के लिए? देखिए अब मामला जो है ना, चूंकि उनके जो साबिक शौहर हैं उन्होंने उठा दिया है और गवाहान भी पेश किए हैं, तो यकीनन ये उनके लिए मुश्किलात तो पेश करेगा। मतलब ये नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर वो कोई आसानी उनकी जो है कोई जान खुलास होगी इस केस के अंदर से। लेकिन जो आप पहले बात कर रही थी कि ये जो इस तरह के केस जो बनाए जा रहे हैं, इसके बाद दीगरे केसेस बन रहे हैं, तो हमने पाकिस्तान की तारीख रही है, हमने देखा है कि यही वो तरीका है जिसके जरिए सियासतदानों को कंट्रोल किया जाता है। और उनको अगर फर्ज करें कि ये जो अभी सना मिर्जा साहिबा ने जो बात कही थी वो यही थी कि हम देखते आए हैं कि ये पार्टियां और ये जो निज़ाम और ये सिस्टम, फिर मलिक साहब ने भी वो पिक्चर वाली बात भी की, फिल्म वाली बात भी की, तो स्क्रिप्ट वही है। अब जब स्क्रिप्ट हमें पता है तो हमें ये भी पता है कि इसी तरह होता है कि ऊपर एक केस बनाया जाता है, दूसरा केस, यहाँ तो लोगों को बैल चोरी करने और जूते चोरी करने के केसेस भी भुगतने पड़े हैं। तो ये पाकिस्तान की एक का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा है कि इसी तरह के केसेस बना लिए जाते हैं। अब ये जो बहरहाल ये हदूद का जो मामला है ये बड़ा अजीबो गरीब है, गुफ्तगू में करना भी नहीं चाहता तरह के केसेस के ऊपर, क्योंकि मामला वैसे ठीक है। फैसल साहब, अदालत की कार्रवाई से आप आगाह होंगे बाखूबी, और किस तरह से गवाहान को पेश किया जाता रहा। लतीफ जो कि खावर मानिका का नौकर है, उसकी स्टेटमेंट भी आपको याद होगी। इस तरह के इल्जामात और खवातीन को इस तरह अदालतों में घसीटना, अब क्या पाकिस्तान की सियासत में यही देखना बाकी रह गया? बिल्कुल, अब यही इतनी जो है घटिया दर्जे की जो है वो सियासत हो रही है कि ख़वातीन को लाया जा रहा है। अब जो है आगे लग रहा है कि बेडरूम की फुटेजेस भी जो है वो सामने आ जाएंगी, इस तरह से लग रहा है। वो तो आ और ये सिर्फ और सिर्फ किरदार कशी की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को नुकसान पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केसेस बनाए जा रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखा जा सके, वो बाहर ना आ सके, उनको इलेक्शन से आउट किया जा सके। तो ये तमाम वही हथकंडे इस्तेमाल किए
जा रहे हैं, अभी वो एक केस से निकलेंगे तो वो दूसरे केस में फंसा देंगे। और ये माजी में हमारे रहा है, तमाम सियासतदानों के साथ होता रहा है। तो बात वही है कि वही स्क्रिप्ट चल रहा है, वही अदाकार चल रहे हैं, वही सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है फैसल साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। एक्चुअली टाइम शॉर्ट है, मुझे ताहिर साहब से सवाल करने दीजिए। ताहिर साहब, मेरा सवाल आपके लिए, चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से पहले किसी ना किसी तरह रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि केसेस की जो भरमार है, आपको लगता है कि कोई रिलीफ का चांस नजर आ सकता है कहीं से? तौर पे जो जमीनी हकायक है मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ये इन केसेस में मिल भी गया तो मजीद बन जाएंगे केस। तो वो ये है कि इस अभी कुछ वक्त लगेगा। ठीक है जो बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। सना, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हल हो पाएगा इलेक्शन से पहले? देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हल हो पाएगा, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी हद तक कुछ स्पेस पार्लियामेंट में मिलना है, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको दिया जाना है। तो अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर वो मान लेते हैं तो फिर आई थिंक पीटीआई के लिए आसानी पैदा होगी। उनके जो साबका चेयरमैन है, उनका तो इंतखाबात में हिस्सा लेना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन अगर पीटीआई को स्पेस चाहिए तो उसके लिए उनको कुछ चीजों के ऊपर अग्रीड करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर लास्ट मोमेंट तक चाहे बदले का निशान हो, चाहे उनकी पार्टी ठीक सना, जिसका हम 12 प्रोग्राम्स में जिक्र भी कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। सना मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर नईम मलिक साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, फैसल शकील साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।